हेलो एंड वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। माय नेम इज दीपक ठाकुर और आज की एक्सप्लेन सीरीज में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस स्कीम की, दैट इज अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। बेसिकली देखिए, इस टाइम पर, इस पेंडेमिक के टाइम पर, इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है एंड ड्यू टू द लॉन्ग लॉकडाउन प्रोसेस एंड नाउ द अनलॉकिंग प्रोसेस, मेनी ऑफ द एम्प्लॉय, स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयज थे, जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले एम्प्लॉयज थे, दे हैव लॉस्ट देयर एम्प्लॉयमेंट एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे इन लोगों की इंश्योरेंस के लिए क्या पॉलिसी है अभी गवर्नमेंट का, एंड साथ ही जो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है इसमें क्या ऐसे चेंजेस किए गए हैं सो दैट इन लोगों को हम कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें ड्यूरिंग दिस टेस्टिंग टाइम्स। तो जो बेसिकली अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है, ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो कि जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है 1948 का, उसके अंतर्गत प्रोवाइड की जाती है। द बेसिक पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रोवाइड द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। उनमें से एक बेनिफिट इसमें 2018 में एक स्कीम के फॉर्म में ऐड किया गया था, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। अभी 2018 में स्कीम लॉन्च की गई थी सो दैट हम उन एम्प्लॉयज की जो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं ड्यू टू सम रीजन और एनी रीजन, ठीक है, तो उनको हम कुछ अनएम्प्लॉयमेंट का जो ये पीरियड है उस टाइम पर हम कुछ कवरेज दे सकें, कुछ प्रोटेक्शन दे सकें। ठीक है, उनमें से एक पार्ट, उनमें से इन सभी प्रोटेक्शन में से एक पार्ट जो है ये 2018 में स्कीम की फॉर्म में लॉन्च किया गया। एंड एंड ऑफ द वीडियो आई विल आल्सो टेल यू कि जो स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है इसके अंदर और कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं टू द एम्प्लॉइज। ठीक है, सो दैट if you can use this information in your answer writing also, or otherwise if you are employed somewhere तो आपको ये information वहां पर भी यूजफुल रहेगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ चीजें इंक्लूड की जाती हैं एंड क्या कुछ अभी रिसेंट में चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज अ कैश कंपनसेशन स्कीम। दिस इज अ कैश कंपनसेशन स्कीम मींस कि जो भी इंश्योर्ड पर्सन है, अब ये बेसिकली होता क्या कि वन समवन ज्वाइंस एनी एम्प्लॉयमेंट, तो जो एम्प्लॉयर है वो एक इंश्योरेंस में भी उनको एनरोल करता है। क्या नाम है इंश्योरेंस का? दैट इज स्टेट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ उन्हें एनरोल करता है एंड उसी के अंतर्गत इस स्कीम में जब वो रजिस्टर कर लिए जाते हैं तो दे बिकम इंश्योर्ड पर्सन। तो अब जब इंश्योर्ड पर्सन दे हैज बिकम, तो और इसमें एक खास बात यह है कि जो भी कंट्रीब्यूशन किया जाता है, आई विल टेल यू अबाउट द कंट्रीब्यूशन आल्सो। इसमें जो इंश्योरेंस के लिए कंट्रीब्यूशन किया जाता है वो एम्प्लॉयर करता है, मतलब जो जिसके यहाँ पर ये एम्प्लॉय काम कर रहा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस एम्प्लॉय को इस स्कीम के अंदर रजिस्टर करे एंड जो इसमें प्रीमियम पे करना है वो भी जो है एम्प्लॉयर ही पे करता है। ठीक है, दैट शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एज आई टोल्ड यू 2018 में स्कीम लॉन्च किया है एंड रीसेंट चेंजेस जो सीता हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जो रिसेंटली चेंजेस किए हैं इस एक्ट में, उस एक्ट में एक मेजर चेंज, उस इस स्कीम में एक मेजर चेंज ये है दैट द पेमेंट ऑफ रिलीफ has been enhanced to 50% of the average wages। ठीक है, तो जो भी वो पर्सन अर्न कर रहा है उसकी जो भी एवरेज पे बनती है, ठीक है, एवरेज वेजेस बनते हैं जिसमें हम बेसिकली बेसिक सैलरी और जो उसका डेरेंस अलाउंस है उसे इंक्लूड करते हैं, तो ये दोनों चीजें इंक्लूड करके जो उसकी सैलरी बनती है उसका 50% दे विल बी पेड इन द फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन। ये पहले 25% हुआ करता था एवरेज पे का, अब इसे 50% कर दिया गया बढ़ाकर। ठीक है, एंड बेसिकली क्योंकि ये इंश्योरेंस स्कीम गवर्नमेंट का रहना है तो गवर्नमेंट ने ही ये बर्डन जो है वो गवर्नमेंट को ही बेयर करना है। इस स्कीम के अंतर्गत जो एम्प्लॉयर है उसको सिर्फ प्रीमियम भरना होता है, जैसे कि हम किसी इंश्योरेंस स्कीम को अगर लेते हैं तो वी पे द प्रीमियम मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस पर, जैसे भी स्कीम रहता है। ठीक है, सेंड अब दूसरी खास बात इसमें यह है कि मैक्सिमम पीरियड रखा गया है फॉर दिस कंपनसेशन, जो ये 50% का कंपनसेशन दिया जाएगा, दैट विल बी फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 90 डेज। ठीक है, दिस वाज अर्लियर आल्सो द सेम थिंग। इसे 90 दिन रखा गया है कि 90 दिन की अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इसमें कवर होगी, मतलब दिस इज अबाउट 3 months एंड 50% ऑफ एवरेज वेजेस विल बी पेड फॉर दीज 3 months। ठीक है, सो नेक्स्ट, द क्लेम फॉर द रिलीफ अंडर द अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना will be
पेबल आफ्टर 3 मंथ्स, इस पे ध्यान रखिएगा। आपको एग्जामिनेशन में भी ये चीज पूछ ली जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स जब स्कीम के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। सो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन प्रोवाइड करना है ये 3 मंथ्स के बाद करना है बेसिकली, एंड दिस इज अ क्लियर अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स उसने इन बिटवीन कहीं पर और काम नहीं किया है, ही वॉज completely unemployed for the period of 3 months, एंड उसके बाद उसे ये कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो दीज आर द चेंजेस विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन दिस स्कीम। कुछ और भी चेंजेस की बात करेंगे एंड फर्दर इसको इलेबोरेट करते हैं। इस स्कीम में बेसिकली एलिजिबिलिटी का भी एक क्राइटेरिया है जो इम्प्लाई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है 1948 का, उसी के अंदर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे गए हैं। तो वो सभी इम्प्लाइज जो इस एक्ट के अंडर एलिजिबल बनते हैं वही उन सब पर ये स्कीम लागू होती है, अप्लाई होती है। द इंश्योरेंस insured person should have been in insurable employment for maximum period of 2 years। ठीक है, तो बेसिकली जहां जो भी स्कीम में एस्टेब्लिशमेंट्स कवर हैं, जो भी फैक्ट्रीज कवर हैं या जो भी इंस्टीट्यूशंस कवर हैं, जो पर्सन है जिसको हम इस स्कीम का बेनिफिट देंगे, ही शुड बी एम्प्लॉयड इन दोज एस्टेब्लिशमेंट्स इंस्टीट्यूशंस फॉर मिनिमम ऑफ 2 years। तो 2 years का मिनिमम पीरियड है कि वो इसमें एम्प्लॉय होना चाहिए, देन ही विल गेट दिस बेनिफिट। इसके साथ साथ the employed person should have contributed not less than 72 days during each of the preceding फोर कंट्रीब्यूशन पीरियड। तो जो 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड है उसमें मिनिमम 78 डेज की उसकी कंट्रीब्यूशन इसमें रहनी चाहिए। ठीक है, तो देन ही विल बी एलिजिबल। एंड इसके अपार्ट जो इसमें एज आई टोल्ड यू जो कंट्रीब्यूशन की जो कंट्रीब्यूशन पेमेंट कौन करेगा, तो दैट विल बी द एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो मालिक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी दैट ही शुड पे फॉर द इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम की बात है। ठीक है, तो देयर इज टू डिफरेंट थिंग। अगर इंश्योरेंस की रिगार्डिंग अगर कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन है, कोई भी आइडिया है, तो यू नो कि आप जो प्रीमियम पे करते हो दैट इज डिफरेंट, एंड जो आपको कंपनसेशन मिलता है दैट इज डिफरेंट। तो कंपनसेशन इज अल्टीमेटली व्हेन यू क्लेम फॉर इट, एंड प्रीमियम इज व्हेन यू आर व्हेन यू हैव सब्सक्राइब सम इंश्योरेंस पॉलिसी एंड उसका आप मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे जो अब भी आप प्रीमियम पे करते हैं। ठीक है, सो इसके बाद क्या है कि यहाँ पर एक क्लॉज, एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, जो एम्प्लॉय अब जिसकी एम्प्लॉयमेंट अब चली गई है ड्यू टू एनी रीजन, उसमें हम एक चीज जो है वो इंक्लूड नहीं करते हैं। दैट शुड बी वेरी क्लियर कि उसकी एम्प्लॉयमेंट किसी कारण की पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब एज अ पनिशमेंट या रिटायरमेंट या वॉलंटरी रिटायरमेंट या सुपरन्यूएशन। सुपरन्यूएशन मीन्स वो अपनी एज क्रॉस कर चुका है, जो वर्केबल एज है, तो ये रीजन नहीं होने चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली if the person has been terminated from the service as a punishment, so that should not be covered because that is due to misbehavior, misconduct and other reasons। ठीक है, सो वो इसमें कवर नहीं किए जाते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि जब भी ये इंश्योरेंस स्कीम के लिए अप्लाई करना होगा, देन आपको अपने एम्प्लॉयर से भी एक सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी, सो दैट एनओसी टाइप की उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एंड ही विल प्रोवाइड यू ओनली व्हेन this thing has not been happened कि punishment for misconduct टाइप की सिचुएशन नहीं रही है। ठीक है, सो इसमें भी गवर्नमेंट ने एक चेंज किया है कि नाउ द पर्सन कैन डायरेक्टली अप्लाई टू ESI। ठीक है, ESI को डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है, ESIO को, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है इस एक्ट को अप्लाई करने के लिए, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी स्टेट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो बनाया गया है। ठीक है, तो वो कॉर्पोरेशन में बेसिकली वो डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकता है फॉर दिस पेमेंट, एंड इंस्टेड ऑफ रिलीफ बिकमिंग पेबल 90 डेज आफ्टर अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी इसमें चेंजेस हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे थे अभी कि अब इसमें कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का पीरियड रखा गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 महीने के बाद ये पेबल हुआ करता था, अब इसमें जो चेंज किया गया दैट इज कि अब ये पेबल विल बी आफ्टर 30 डेज। मींस अगर आप 30 दिन तक अनएम्प्लॉयड रहते हैं, सो ये जो पेमेंट है, जो कंपनसेशन है, वो ड्यू हो जाएगा। देन द इंश्योरर मींस स्टेट दिस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, उसको आपको 30 दिन के बाद ही हैज टू प्रोवाइड यू द अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन। ये पहले 90 दिन होता था, मतलब 90 दिन के बाद प्रोवाइड करना होता था, अब इसको 30 दिन के बाद ही प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द चेंजेस एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस स्कीम। एंड इन द लास्ट इसमें एक थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर मैं आपको ESI एक्ट में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि इसमें कुछ और भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंडर, जो ये 1948 का एक्ट है। इसमें बेसिकली कुछ
छह टाइप के और भी बेनिफिट्स हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो एम्प्लॉइज को प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है मेडिकल बेनिफिट्स। फॉर एग्जांपल समबडी इज इंजर्ड और इल, सो उस टाइम पर भी उसे कंपनसेशन दिया जाता है। ऐसी सिकनेस बेनिफिट्स भी इसमें दिए जाते हैं। एंड इसके साथ साथ इफ सम वुमेन इज हैविंग मैटरनिटी, सो मैटरनिटी लीव्स भी इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। इफ शी इज एक्सपेक्टिंग, तो उसे भी इसमें कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है ड्यूरिंग द पीरियड जब तक वो एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन नहीं कर पाएगी तब तक के लिए, ठीक है सर। उसके साथ एंड ऐसे ही डिपेंडेंट्स को अगर द पर्सन हैज डिक्रीज्ड एंड मींस डेथ हो जाती है ऑन द एट द वर्क प्लेस और फॉर एनी रीजन, ठीक है, तो जो इसके डिपेंडेंट्स हैं उनको भी कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है। एंड डिसेबिलिटी, टोटल डिसेबिलिटी एंड पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में भी दे आर प्रोवाइडिंग कंपनसेशन, ठीक है। सो यहाँ पे 6th पॉइंट है रिगार्डिंग अदर बेनिफिट्स। इसमें एक इंटरेस्टिंग आपको बात बता दूं कि इट ऑल्सो प्रोवाइड फ्यूनरल एक्सपेंसेस। सो फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर इफ it is not that much used, but the thing is कि there are situations जहाँ पर जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी फ्यूनरल के एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए भी देयर फैमिली डू नॉट हैव द मनी। सो इस एक्ट के अंडर उन वो बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं कि funeral expenses भी कवर किए जा सकें, ठीक है। सो दीज आर ऑल द एडिशनल बेनिफिट्स व्हिच आर प्रोवाइडेड अंडर इट। सो दीज आर interesting to understand if you want to read it further. Otherwise regarding this scheme, all the important things has been discussed, and this can be very useful for your examination purpose, because this information, this scheme can be used in the answer writing in a form when there is a question regarding key what is the impact on the migratory or the migrated laborers or the unemployment which has been caused by the this lockdown, ठीक है। तो this is all regarding the scheme, and this is Deepak Thakur signing off for today.